बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले एहसन इकबाल साहब का एक स्टेटमेंट है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। रमज़ान मुबारक है और रमज़ान के पहले दिन में ऐसा स्टेटमेंट दिया जाना एक ऐसे शख्स की जानिब से जो पिछली कई दहाइयों से सियासत में है। उनकी फैमिली भी सियासत में थी, उनके बुज़ुर्ग भी सियासत में थे, वो खुद भी सियासत में है और इतने अरसे में तो बंदे का पेट भर जाता है और फिर बंदा कोशिश करता है कि बिला वजह वो झूठ ना बोले। लेकिन इमरान खान साहब की या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मकबूलियत ने इनको ज़हनी तौर पर मफलूज कर दिया है और इतना ज़बरदस्त सियासी करियर होने के बावजूद ये लोग झूठ बोलने पर मजबूर हो जाते हैं, वो भी रमज़ान मुबारक में। अब रमज़ान का महीना है, शुरू के रोज़ों में तो कोई भी झूठ नहीं बोलता, सब कोशिश करते हैं कि सच बोलें, इबादत करें, अपने रब को राज़ी करें। लेकिन यहाँ पे एहसन इकबाल साहब का स्टेटमेंट मुझे बहुत अजीब लगा। यानी मनसूबाबंदी के वज़ीर हैं, वो ये कहते हैं कि उन्होंने दावा किया अपने बयान में कि आज का पाकिस्तान उस वक्त से कहीं ज़्यादा मुस्तहकम और मजबूत है जब इमरान खान ने अप्रैल 2022 में इक़्तिदार छोड़ा था। उस वक्त मुल्क उनकी हुकूमत की बदइंतज़ामी की वजह से माशी डिफ़ॉल्ट के दहाने पर पहुंच गया था। यानी उस वक्त ये कहने के मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा था। फिर जो महंगाई की शरह है, इमरान खान के दौर में उन्होंने ये दावा किया कि इमरान खान के दौर में महंगाई जो 38% तक पहुंच गई थी, अब 4% से नीचे आ गई है। अच्छा, अब ये एहसन इकबाल साहब ने दावा किया, इसको यहीं पर रोक लें। मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूँ और ये वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट है। इसके अलावा अगर आप ये गूगल करेंगे ना कि 38% इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान, ये तारीख में एक ही दफ़ा हुई है। ये आपका रिकॉर्ड टूटा था पाकिस्तान का। 38% की जो महंगाई हुई थी पाकिस्तान में, वो रिकॉर्ड टूट गया था। ये रिकॉर्ड कब टूटा था ये आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। गूगल करने का दौर है ना, यहाँ आप लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, आप गूगल करके देख लें। तो ये हुआ था मई जून 2023 में। इमरान खान की हुकूमत कब गिरी थी? अप्रैल 2022 के शुरू में इमरान खान साहब की हुकूमत गिर गई थी। मार्च में इमरान खान साहब के खिलाफ रजीम चेंज ऑपरेशन अपने उरूज पे था। जनरल बाजवा जो है वो इसको लीड कर रहे थे और अगले महीने अप्रैल में इमरान खान साहब की हुकूमत अप्रैल के आगाज में पहले 10 दिनों में गिरा दी गई। तो उस वक्त जो इन्फ्लेशन थी, अगर आप रिकॉर्ड निकाल कर देखें तो सरकारी रिकॉर्ड ये कहता है कि उस वक्त 12% तक की महंगाई थी। यानी महंगाई बढ़ने की जो शरह थी वो 12% थी। लेकिन उसके बाद जब पीडीएम की सरकार आई तो इन्होंने बहुत तेजी से महंगाई को बढ़ाया। हर चीज के अंदर महंगाई बढ़ी बढ़ी और बढ़ी और बढ़ी और वो ऊपर एस्केलेट करता गया मामला। और एक वक्त ऐसा आया 2023 में जब महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो पहुंच गई 38% तक और उसने पाकिस्तान के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये जनाब वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट भी है मेरे पास, इस हवाले से डॉन की रिपोर्ट भी है, ट्रिब्यून की रिपोर्ट भी है और बहुत सारे अखबार की रिपोर्टें मौजूद हैं जो ये कहती हैं कि महंगाई किस दौर में बढ़ी थी। एहसन इकबाल साहब का स्टेटमेंट फैक्चुअली रॉन्ग है। जो बयान उन्होंने दिया वो उन्होंने गलत बयान दिया, गलत बयानी से काम लिया। रमजान मुबारक में उन्हें इस बात का एहसास करना चाहिए था कि वो ऐसा ना करें। बहरहाल ये अभी भी महंगाई जो है वो बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। मैं आपको फिर ये कह रहा हूं कि महंगाई जब कम होगी तो ये माइनस में चला जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर आज कोई चीज 100 रुपए किलो बिक रही है तो जब वो 98 रुपए किलो होगी तो ये फिर नीचे जाएगा, ये फिर नीचे की तरफ जाएगा। 98, 95, 97 ये नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन यहां पे हो क्या रहा है कि बढ़ने की रफ्तार कम हो रही है, जिसको ये कह रहे हैं कि महंगाई कम हो रही है। एक्चुअली महंगाई कम नहीं हो रही, महंगाई के बढ़ने की रफ्तार कम हो रही है क्योंकि पहले बहुत तेजी से बढ़ी है ना, तो एक लेवल तक ही बढ़नी थी तो उस लेवल पे जाके सबकी बस हो गई है, तो वहां पे जाके महंगाई की भी बस हो गई है। तो वो अब जो बढ़ रही है बहुत कम रफ्तार से बढ़ रही है। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा तेज रफ्तार से जब महंगाई बढ़ी है तो उस वक्त वजीर आजम पाकिस्तान के ओहदे पर शहबाज शरीफ साहब थे, वजीर खारजा जो थे वो बिलावल जरदारी थे, पीपल्स पार्टी, PMLN, फजलुर रहमान साहब, MQM, ANP, इन सारी जमातों की मिलाकर के सरकार बनी हुई थी जिसने पाकिस्तान की तारीख की सबसे बदतरीन महंगाई की है। और अब ये लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। जिस आदमी की हुकूमत 2022 के शुरू में खत्म हो गई थी, 2023 वाले गुनाह आप उसके खाते में नहीं डाल सकते। वो जराइम आपके और आपके खाते में रहेंगे। अब इस वक्त सूरत हाल क्या है जरा ये देख लीजिए। ये एक आज की और खबर है, अफसोसनाक खबर है। ये दावा किया गया था हुकूमत की जानिब से कि सहरी और अफ्तारी में पाकिस्तानियों को बिला तातुल फराहम की जाएगी गैस। यानी गैस की लोड शेडिंग नहीं होगी, खवातीन घर में खाने पकाने चाहें तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के कई शहरों में रमजान मुबारक की पहली सहरी में ही गैस गायब हो गई। अब अफ्तारी का तो मुझे अभी तक आइडिया नहीं है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो फिर अफ्तारी का टाइम है, पता नहीं पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है, वो रिपोर्ट हो जाएगा रात गए तक। लेकिन रावलपिंडी हो या कराची हो या कई और शहर हो, बहुत सारी जगहों पर लोग होटलों की तरफ गए, वहां से जाके उन्होंने सहरी का सामान खरीदा, तंदूरों के ऊपर रश लग गया कि वहां से जाके वो रोटियां लेकर आए क्योंकि घरों के अंदर गैस नहीं आ रही थी। कितनी बदकिस्मती है कि ये पहला दिन है रमजान का और पहले ही दिन हुकूमत के वादे टूट गए। हुकूमत ने जो दावा किया था कि रमजान मुबारक में गैस की लोड शेडिंग नहीं होगी, तो पहली ही सहरी में गैस गायब हो गई बदकिस्मती से। नाज़रीन, एक इशू है जिसकी तरफ मैं बार बार निशानदेही करता रहा हूं माजी में, लेकिन इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी गई पाकिस्तान में। और ये बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि हम तब तक नहीं जागते
जब तक हालात हमारे हाथ से निकल ना जाए। ये इशू है जी गंदम का। मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली सबसे ज़्यादा गंदम पाकिस्तान में पंजाब में और सिंध में होती है। तो पंजाब में गंदम की बहुत बड़ी प्रोडक्शन होती है और यहाँ पे गंदम को ख़रीदा जाता है किसानों से। हुकूमत किसानों से गंदम खरीदती है और इस बात का ख्याल रखती है कि किसानों को सस्ती गंदम ना बेचनी पड़े। लेकिन मरियम नवाज ने यहाँ किसानों से बदला लिया इस बात का कि मैं कौन सा तुम्हारे वोटों से आई हूँ, तुम सबने वोट डाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो मैं तुम्हें सजा दूंगी। तो हुआ ये कि किसानों को इस तरह सजा दी गई कि उनकी गंदम की एक कीमत मुकर्रर की गई, पहले तो वही बहुत कम की गई, लेकिन फिर उस कीमत के ऊपर गंदम खरीदी भी नहीं गई। गवर्नमेंट ने यह कहकर गंदम खरीदने से इनकार कर दिया कि इसमें करप्शन होती है और आम जो आड़ती है उनके हाल पर छोड़ दिया किसानों को। तो किसानों की लुटमार हो गई बहुत ज्यादा, किसान मायूस हो गया, कर्जे के नीचे चला गया। और उस वक्त मैंने आपको यह कहा था कि अगले साल जब गंदम की काश्तकारी होगी तो गंदम तखमीने से कम काश्त करेगा किसान। उसकी वजह यह है कि ना सिर्फ किसान मायूस हुआ बल्कि उसको किसी किस्म की सपोर्ट नहीं मिली और किसान को गंदम जब उसकी नहीं बिकेगी मार्केट में तो वो अपनी जरूरत से ज्यादा की गंदम लगाएगा भी नहीं। और यही हुआ। इस वक्त जो आदाद शुमार आ रहे हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये siyaasat.pk के ऊपर एक खबर लगी हुई है। गंदम की पैदावार 11% यानी 11% कम हो सकती है इस मरतबा, क्योंकि काश्तकारी कम हुई है और 28 मिलियन मैट्रिक टन से नीचे आने का खदशा है। पाकिस्तान को $1 अरब की गंदम बाहर से मंगवाना पड़ेगी। वजारत खजाना ने खतरे की घंटी बजा दी है। ये जनाब वजारत खजाना ने इस बात का इंदिया दे दिया है कि क्योंकि गंदम का किसान पिस गया था, उसने ज्यादा गंदम नहीं लगाई, तो पाकिस्तान अपनी जरूरत के मुताबिक भी गंदम इकट्ठी नहीं कर पा रहा। अब पाकिस्तान को गंदम इंपोर्ट करनी पड़ेगी बैरून मुल्क से। ये गंदम कहां से आती है? ये ज्यादातर आती है आपके पास रशिया से या यूक्रेन से, इस तरफ से आती है। यहां पे गंदम की पैदावार बहुत ज्यादा है, हालांकि वहां पे जंग लगी हुई है। लेकिन अब $1 अरब की गंदम कम से कम बाहर से मंगवानी पड़ेगी। अब $1 अरब के लिए 500 मिलियन डॉलर के लिए पाकिस्तान दुनिया के सामने हाथ फैलाता है। पाकिस्तान की मईशत की सूरत हाल तो आपको पहले ही पता है। ऐसी सूरत हाल में जब दोबारा से $1 अरब की गंदम आपको इंपोर्ट करनी पड़ जाए तो इससे पाकिस्तानी किसानों को तो नुकसान होगा, लेकिन पाकिस्तान अपना पैसा किसी और मुल्क में मुंतकिल भी करेगा तो ये पाकिस्तान का ज़र मुबादला है ना, इससे पाकिस्तान को नुकसान होगा। तो पाकिस्तान मैनेज नहीं कर पाया या पाकिस्तान की हुकूमत की जो पॉलिसी थी वो ठीक नहीं थी। अगर ये पॉलिसी दुरुस्त होती तो ऐसी सूरत हाल का कभी भी सामना ना करना पड़ता। हमने जोर किस चीज़ पर दिया हुआ है? जोर दिया हुआ है जनाब, हमने वजारतें बढ़ानी है। अभी जब वजारतें बढ़ी हैं तो तादाद 50 से ऊपर चली गई है। पाकिस्तान ने 50 मुकम्मल कर ली है। हालांकि बड़े बड़े मुल्कों में इतने वजीर नहीं है। यहाँ एक रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट बनाई है, मैंने देखी सोशल मीडिया पे, आमिर सईद अब्बासी साहब ने इसको पोस्ट किया। अच्छा, ये रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका में 26, बरतानिया में 31 और भारत में 30 और जापान में 24। तो दुनिया के जो बड़े बड़े मुल्क हैं वहाँ पे वुज़रा की तादाद पाकिस्तान की निस्बत बहुत कम है। आप न्यूजीलैंड चले जाएँ, ऑस्ट्रेलिया चले जाएँ, यूरोपीय यूनियन के ममालिक में जाकर देख लें, दुनिया के बेहतरीन ममालिक हैं, वहाँ पर भी इतने ज़्यादा वजीर नहीं हैं जितने पाकिस्तान ने रख लिए हैं। तो पाकिस्तान क्या इतनी तरक्की कर रहा है कि इतने पाकिस्तान के शोबे आगे जा रहे हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वजीरों की और वजारतों की ज़रूरत है। हमें तो ये चीज़ें कम करनी चाहिए। अब जब इन वजीरों के प्रोटोकॉल गुजरेंगे सड़कों से तो लोग माइंड नहीं करेंगे, लोग बुरा नहीं मनाएंगे कि खाने के लिए आप हमें रोटी नहीं देते, बेड़ा गर्क आपने पाकिस्तान का कर दिया। इमरान खान के दौर से आज आप मवाजना कर लेना। एहसन इकबाल साहब का स्टेटमेंट आप एक तरफ रख दें, आप इमरान खान साहब के दौर का मवाजना कर लें। कोई एक चीज़ आप मुझे बताएं, बिजली क्या इमरान खान के दौर से सस्ती है आज? नहीं, 4 गुना महंगी है। गैस क्या इमरान खान के दौर से सस्ती है आज? नहीं, 1000% से ज़्यादा महंगी है। गैस तो बहुत महंगी कर दी इन्होंने। डॉलर क्या कम कीमत में आ गया? नहीं, 100 रुपये कीमत डॉलर की भी बढ़ गई है। क्या पेट्रोल कम कीमत हो गया? नहीं, पेट्रोल की कीमत भी 100 रुपये लीटर से ज़्यादा इन्होंने बढ़ा दी है, 125 रुपये के करीब। तो कोई भी चीज़ हो, चाहे चावल है, आटा है, दालें हैं, घी है, चीनी है, कुछ भी है जो खाने पीने की चीज़ें हैं, सब्जियाँ दालें आप कर लें। अभी तो बल्कि जो फलों का रेट आया है मार्केट में, हैरान हो गए। यानी पहले ही रमज़ान मुबारक में महंगाई का एक तूफान आ गया है और उसी दिन पे पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर एक ऐसा स्टेटमेंट दें जो लोगों के जख्मों को कुरेदे, ये बड़ी तकलीफ दे बात है। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना दबाव लगातार बढ़ा रही है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि शर्जील इनाम मेमन हो या नासिर हुसैन शाह साहब हों, ये लोग इस बात के ऊपर जोर दे रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास असली फार्म 45 है और बिलावल का हक है कि वो वज़ीर आज़म बने। अब इसी तरह सैयद नवीद कमर साहब ने भी एक वार्निंग दी थी कि जो बजट आ रहा है उस हवाले से हम जो है वो वोट देना या नहीं देना, हमें इसके ऊपर फैसला करना पड़ेगा। तो धमकी अमेज एक उनका रवैया था। अब नबील कबूल साहब ने भी एक स्टेटमेंट दे दिया है। नबील कबूल साहब कहते हैं कि हमने नून लीग को 17 नुकात दिए, अगर वो हमारे नुकात पर अमल नहीं करते तो हो सकता है कि हम उनकी सपोर्ट करना छोड़ दें। हम उनके लिए क्यों गालियां खाएं? ये अपने लोगों के साथ भी वादा खिलाफी करते हैं, नबील कबूल ने कहा। एक खबर इसमें और है कि बिलावल ने भी अभी शहबाज शरीफ से एक मुलाकात करनी है, क्योंकि वो जो मुतालबात कर रहे हैं उनका ये मानना है कि पीपल्स पार्टी की बात नहीं मानी जा रही। देखिए, जो असल बात है वो मैंने आपको कल बता दी है कि बिलावल को इसी दौरे हुकूमत में
वजीर आज़म पाकिस्तान बनना है। जरदारी साहब को इस बात की बहुत जल्दी है और वो अपनी ज़िंदगी में अपने बेटे को एक मरतबा वजीर आज़म बनाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि एक मरतबा बिलावल को पहली मरतबा अगर मैंने वजीर आज़म बना लिया तो फिर ये रास्ता खुल जाएगा, वो फ्यूचर में भी वजीर आज़म बन सकता है और मेरे बच्चों की पॉलिटिक्स जो है वो खड़ी हो जाएगी। लेकिन अगर बिलावल वजीर आज़म ना बना आसिफ अली जरदारी साहब के होते हुए, तो जरदारी साहब को इस बात का खतरा है कि बिलावल की जो सियासी फहम है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो बाद में इतनी बड़ी पार्टी को भी कंट्रोल कर पाए और पाकिस्तान के वजीर आज़म भी बन पाए और सारी चीज़ों को मैनेज कर पाए। अब एक स्टेटमेंट जो है वो रज़ा रब्बानी साहब का भी आया है। रज़ा रब्बानी साहब का स्टेटमेंट अगर आप देखें तो आपको हैरत होनी चाहिए वैसे, कि मंजूरी के तकरीबन एक महीने के बाद, यानी ये बिल मंजूर हुआ था पीका का काला कानून, इसके एक महीने के बाद रज़ा रब्बानी ने पीका को काला कानून करार दे दिया। यानी अगर रज़ा रब्बानी की नज़र में ये काला कानून है तो इसके ऊपर दस्तखत तो सदर पाकिस्तान ने किए हैं और सदर पाकिस्तान के दस्तखत के बगैर तो ये कानून बन ही नहीं सकता था। जिस कानून को रज़ा रब्बानी काला कानून समझते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सदर हैं जरदारी साहब, वो उसको काला कानून नहीं समझते। फिर इसके हक में जो वोट दिया कौमी असेंबली में वो सारी की सारी पीपल्स पार्टी ने दिया। अगर पीपल्स पार्टी इस काले कानून के हक में वोट ना देती तो ये कानून बनता ही ना। तो यहां रज़ा रब्बानी साहब कुछ और कह रहे हैं जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ कुछ और है। एक्चुअली ये मौजूदा हुकूमत पे और एस्टेब्लिशमेंट पे दबाव डालना चाहते हैं और दबाव डालकर उन्हें बावर करवाना चाहते हैं कि अपना वादा याद रखो, बिलावल को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाना है, जो मार्केट में खबर गर्दिश कर रही है। और ये बहुत सारे लोग इस खबर के दावेदार, उनका ये कहना है कि ये चीज़ इनकी तय पा गई है, इसके बारे में बात नहीं करते। सिर्फ एक और नाज़रीन स्टेटमेंट है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट दिया है अता तारड़ साहब ने, और अता तारड़ साहब की एक तो ड्यूटी बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल जॉब है कि हर उस चीज़ को डिफेंड करना पड़ता है जैसे पाकिस्तान में क्या दुनिया में कोई डिफेंड नहीं कर सकता। अब वो कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी पर तनकीद करने वालों को इतना कहना चाहता हूं कि इनके ऊपर तनकीद ना करें। इन्होंने कुछ ऑस्ट्रेलिया को और इंग्लैंड को पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज में भी शिकस्त दी थी, तो ये जो इतनी बदतरीन किस्म की शिकस्तें पाकिस्तान को हो गई हैं, बांग्लादेश से पाकिस्तान नहीं जीत पा रहा, T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की दुर्गत बन गई, जहां पे कभी हमारा दुनिया के साथ मुकाबला होता है या स्पेशली हमारा इंडिया के साथ मुकाबला होता है, वहां पे हम जीत ही नहीं पाते, हाथ पांव फूल जाते हैं हमारे प्लेयर्स के। और कोई छोटा मोटा मैच अगर हम जीत जाए तो इसके ऊपर आप रोला नहीं डाल सकते। टीम ने चैंपियन ट्रॉफी में बड़े टूर्नामेंट का प्रेशर लिया है, परफॉर्म नहीं कर सके, हार जीत खेल का हिस्सा है। इंशाल्लाह बेहतर दिन आएंगे। मैच हार गए, हिम्मत मत हारो। अब मेरे ख्याल में तो तारड़ साहब को जो है वो डिफेंड करना चाहिए कदाफी स्टेडियम की जो तामीर हुई है नाकस, और उसके बाद बारिश में जिस तरह वो बह गई उसकी छतें, जिस तरीके से वहां पे पानी इकट्ठा हो गया, और जिस तरह वो मीडिया पे तो रिपोर्ट नहीं हुआ लेकिन सोशल मीडिया पे रिपोर्ट हुआ, तो उसके बारे में अता तारड़ साहब क्या कहते हैं। मोहसिन नकवी साहब के बारे में सब जानते हैं कि उनके पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की टॉप लीडरशिप के साथ बड़े शानदार ताल्लुकात हैं। उन्हीं ताल्लुकात की बुनियाद पे उन्हें सेनेटर भी बनाया गया, उन्हें वज़ीर आला पंजाब निगरान बनाया गया 1 साल के लिए, उन्हें जो है बाद में वज़ीर दाखिला भी बनाया गया, उन्हें चेयरमैन PCB भी बनाया गया। मोहसिन नकवी इस मुल्क में जो चाहते हैं वो करते हैं, जिस तरह चाहते हैं चीज़ें कंट्रोल करते हैं, क्योंकि उनके पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की टॉप क़यादत के साथ बड़े शानदार ताल्लुकात हैं। आर्मी चीफ के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। अब यही मजबूरी है, सारे उनसे डरते हैं और अता तारड़ भी मजबूर हैं उन्हें डिफेंड करने पे। ये वो अता तारड़ हैं जो नवाज शरीफ को सही तरीके से डिफेंड नहीं कर सकते, लेकिन आप शूमी किस्मत देखें कि उन्हें डिफेंड करना पड़ रहा है मोहसिन नकवी जैसे एक मुश्किल प्रोजेक्ट को। सलमान अकरम राजा साहब का एक स्टेटमेंट है नादरीन, और इस स्टेटमेंट में एक चीज़ उन्होंने बहुत क्लियरली कही है। यानी यहाँ पे उनसे एक सवाल पूछा था एक सहाफ़ी शहजाद इकबाल साहब ने कि आपको इंसाफ अदलिया से मिलना है या सड़कों से। देखें, अगर पाकिस्तान एक नॉर्मल मुल्क है तो फिर तो ये सवाल बिल्कुल जायज़ है कि जनाब सड़कों पे तो आपको इंसाफ नहीं मिलना ना, इंसाफ तो आपको अदालतों से मिलना है, तो आप अदालतों में क्यों नहीं जाते। ये बड़ा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। लेकिन जब जवाब उनका आया तो उसके अंदर जो है वो उन्होंने सारा कुछ ही बता दिया। वो ये कहते हैं आपने कभी अदालतों का हाल देखा है? खुदा का नाम लें, पहले हम ट्रायल कोर्ट को रोते थे, अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को मगलूब कर दिया गया है, कब्जा हो गया है सुप्रीम कोर्ट पे भी और हाई कोर्ट पे भी। आप अदालतों को खुदा के लिए भूल जाएं, हमारा इन पर अब कोई तकिया और तवक्को नहीं है। ये सलमान अकरम राजा साहब ने कहा, क्योंकि अदलिया से तो अब कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। मेरे ख्याल में ये पूरी सर्जरी होनी है, पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा ऑपरेशन होना है। वो पाकिस्तान की आवाम कब करती है, या पाकिस्तान के इदारे वो अवामी ऑपरेशन होने से पहले समझ जाते हैं कि ठीक है पाकिस्तान में एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा दिया जाए, ताकि उसके नतीजे में जो हुकूमत बने वो पाकिस्तान के आइन को बहाल करे, पाकिस्तान की अदलिया को वापस उसकी इज्जत के साथ उसकी स्पेस वापस दे, और पाकिस्तान के जो मामला हैं उनको वापस दुरुस्त करें, इंसानी हकूक़ के मामला ठीक हो, पाकिस्तान की मईशत ठीक हो, बाकी चीज़ें ठीक हों। तो ये तो एक नए इलेक्शन के साथ हो सकता है, या तो कोई इनकलाबी तहरीक चले तो या फिर एक पाकिस्तान में नया इलेक्शन हो। इसके अलावा और ऐसा कोई रास्ता बाकी नहीं है। शाहीन सहबाई साहब हैं जी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक मशवरा दिया पाकिस्तान के तमाम मीडिया को। मैं भी 1-2 दिन पहले से ये बात कर रहा था, लेकिन उन्होंने आगे इसका हल भी बताया कि जिस तरह एक एक करके मीडिया वालों को नौकरी से निकाला जा रहा है या उनकी नौकरियां खतरे में है,
تو انہوں نے کہا میں نے اپنے صحافی بھائیوں اور بہنوں کے نام ایک اپیل ٹویٹر پر کی ہے اور ان دوستوں سے عرض کیا ہے کہ آپ سب اپنا ایک گروپ بنائیں اور ایک دن سب مل کر اپنے پروگرام بند کر دیں جب تک کہ حکومتی سختیاں ختم نہ ہو جائیں. وہ 2-3 ماہ اپنے شوز سوشل میڈیا، پوڈ کاسٹ، یوٹیوب اور ٹویٹر پر کریں. آپس میں ہی گیسٹ بنے ایک دوسرے کے اور کھل کر بات کریں. ان کے چینلز اور ساری دنیا کی صحافت میں یہ ایک ایسا زبردست اور تاریخی ایکشن ہوگا جس کی مثال نہیں ہوگی. ویسے حامد میر صاحب ہیں، سینئر صحافی ہیں، ان کے ساتھ اگر کوئی 10-12 اور صحافی ملیں اور مل کر وہ یہ بات طے کر دیں کہ ٹھیک ہے ہم اپنے پروگرام بند کر رہے ہیں اور اب ہم سارے مل کر بیٹھ جایا کریں گے روزانہ شام کو، اور اسلام آباد پریس کلب میں چلے جایا کریں، لاہور پریس کلب میں چلے جایا کریں اور وہاں بیٹھ کر سوشل میڈیا پہ اپنے اپنے پروگرامز کریں، تو میرے خیال میں یہ معاملہ 3 مہینے اگر کہہ رہے ہیں شاہین صاحب بھائی صاحب، تو 3 مہینے نہیں، یہ بہت جلدی معاملہ حل ہو جائے گا کیونکہ پوری دنیا میں ایک بہت بڑا پریشر اس سے جنریٹ ہوگا. ایک ناظرین سٹیٹمنٹ دیا ہے فیصل چودھری صاحب نے نواز شریف صاحب کے بارے میں. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مندر کا وہ گھنٹہ بن گئے ہیں جو آتا ہے بجا کر چلا جاتا ہے. یعنی فیصل چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کی غیرت تو 8 فروری 2024 کو اس وقت مر گئی تھی جب انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی فتح کو تسلیم نہیں کیا. اگر اس دن وہ پی ٹی آئی کی فتح کو تسلیم کر دیتے تو ان کی کچھ عزت باقی رہ جاتی. نواز شریف عوام اور اسٹیبلشمنٹ میں ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں اور اب انہیں ان کی بیٹی اور بھائی نے ڈمپ کر دیا ہے. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں کیوں کہہ رہے ہیں فیصل صاحب، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ نواز شریف صاحب نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ باور کروایا کہ وہ اصولی سیاست کرتے ہیں. اگر میاں نواز شریف صاحب یاسمین راشد کے مقابلے میں سیٹ لینے کی ضد نہ کرتے تو اسٹیبلشمنٹ میں میاں نواز شریف صاحب کی عزت رہ جاتی. یعنی اسٹیبلشمنٹ کے دماغ میں کم سے کم یہ بات کہیں نہ کہیں کونے میں ہوتی کہ نواز شریف ایک غیرت والا آدمی ہے. نواز شریف نے ہاری ہوئی سیٹ کے اوپر جیتنا پسند نہیں کیا اور وہ اپنے اصولوں کے اوپر کھڑا رہا. لیکن ایک سیٹ کے لیے نواز شریف صاحب نے جیسے ایک کینسر کی پیشنٹ کو جیل کے اندر وہ بند رکھ کے انہیں تکلیف دے کے جیسے ان کی سیٹ چرائی ہے، میاں نواز شریف صاحب نے مینڈیٹ تو چوری کیا ان کی پارٹی نے، جیسے میاں صاحب نے اپنی ذاتی سیٹ چوری کی ہے، اس سے اسٹیبلشمنٹ کی نظروں میں بھی میاں نواز شریف صاحب کی وقت، اہمیت اور عزت ختم ہو گئی ہے. وہ ڈسکریڈٹ ہو گئے. اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ نواز شریف صاحب اصولی سیاستدان نہیں ہے، انہوں نے وہی کیا جو نارمل قسم کے سیاستدان ایسے موقعوں پر کرتے ہیں. ناظرین یوکرینی صدر جب ڈونلڈ ٹرمپ کو ملنے گئے تھے تو میں 1-2 چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ ان کے لیے ایک تحفہ بھی لے کر گئے تھے. یہ تحفہ کیا تھا، وہ کیوں لے کر گئے، اس کے بارے میں نیکسٹ ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا. اور نیٹو کے سربراہ نے بھی ایک مشورہ دیا ہے یوکرین کے صدر کو جس پہ وہ کہہ رہے ہیں جی انہیں عمل درآمد کرنا چاہیے. کچھ اور چیزیں بھی ہیں آپ کے ساتھ اگلے ویلاگ میں شیئر کرتا ہوں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.